नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गज केसरी राजयोग एक ऐसा राजयोग जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो उसे अनायास ही धन, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति हो जाती है और ऐसा जातक बहुत ही कम उम्र में उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसे जातकों को राज दरबार का सुख प्राप्त होता है, अर्थात ऐसे जातक शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा में उच्च पद पर आसीन होते हैं या फिर राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करते हैं। ऐसे जातकों पर कोई कष्ट, परेशानी, विपदा पहले तो आती ही नहीं। अगर आ जाए तो देवगुरु उसे दैवी सपोर्ट दिला देते हैं, उस जातक की विपदा अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल लाते हैं। ये तो हुई जन्म कुंडली की बात। गोचर में ये राजयोग हर व्यक्ति की कुंडली में हर माह अलग अलग डेट्स पर बनता है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए हम इसका लाभ नहीं ले पाते। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेष राशि के जातकों की कुंडली में बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में, जो कि अलग अलग डेट्स पर बनेगा। हालांकि ये राजयोग मात्र 2.25 दिन के लिए ही बनता है, लेकिन इस राजयोग का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि इन 2.25 दिनों को आप एक अत्यंत शुभ मुहूर्त के रूप में उपयोग कर सकते हैं। गज केसरी राजयोग अपने आप में एक स्वयं सिद्ध राजयोग होता है और ज्योतिष शास्त्र ही नहीं कहता, वरन व्यावहारिक अनुभव भी है जो बहुत सारे लोगों के द्वारा अनुभूत है। और वो ये कि इस राजयोग के दौरान अगर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो वह कार्य सिद्ध होता है, बिना किसी विघ्न बाधा के वह कार्य पूर्णता को प्राप्त होता है। जैसे भवन निर्माण, प्लाट का सौदा, ज़मीन का सौदा, प्लाट की रजिस्ट्री, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना, कोई गवर्नमेंट टेंडर है उसके लिए अप्लाई करना, शादी ब्याह के रिश्ते, धार्मिक या मांगलिक आयोजन, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत या फिर इस तरह के अन्य कोई भी शुभ कार्य अगर गज केसरी राजयोग के दौरान शुरू किया जाए तो उसमें सफलता के प्रबल योग होते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि गज केसरी राजयोग क्या होता है, कुंडली में कैसे बनता है और इसका प्रभाव क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे मेष राशि के जातकों पर, जातकों की कुंडली में किन किन डेट्स पर किन किन भावों में ये राजयोग बन रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है, वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं, या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में अगर देवगुरु और चंद्रमा
इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव। अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ, सप्तम, दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर्गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र, गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है, मीन राशि में। शुक्र का गोचर 12वें भाव में है, मीन राशि में। अब यहाँ पर शुक्र 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं और साथ ही साथ शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो सबसे अधिक तो शुक्र आपके जीवन को प्रभावित करेंगे और 23 मई तक शुक्र 12वें भाव में रहेंगे, फिर आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। शुक्र क्या करते हैं? आपको धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता प्रदान करते हैं। कहाँ से? 12वां भाव विदेश का होता है, तो शुक्र आपको विदेश से धन दिलाएंगे और शुक्र धन भाव के स्वामी भी हैं। शुक्र संतान और विवाह के भी कारक होते हैं, सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। सप्तम भाव क्या होता है? दाम्पत्य सुख, विवाह, लव रिलेशंस, पार्टनरशिप का होता है। दूसरा भाव क्या होता है? धन के संचय का होता है, परिवार का होता है और वाणी का होता है। और शुक्र इन दोनों महत्वपूर्ण भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में उच्च के हो रहे हैं, अति विशिष्ट कारक हो रहे हैं। तो क्या क्या नहीं करेंगे शुक्र? आपको सब कुछ प्रदान करेंगे जो आपकी इच्छा है, क्योंकि शुक्र आपकी इच्छाओं को, आपके सपनों को, आपकी महत्वाकांक्षाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। वो सारी चीज़ें जिनसे आपको सुख की प्राप्ति होती है, वह सब शुक्र आपको प्रदान करते हैं। विवाह के कारक हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव में केतु का गोचर है। केतु का गोचर शुक्र की राशि में है,
तो केतु का प्रभाव भी शुक्र के जैसा होगा और शुक्र के प्रभाव को बढ़ा देंगे केतु। विवाह का प्रबल योग, लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेगा ये गोचर शुक्र का, और आपके लव रिलेशंस जो हैं मैरिज में कन्वर्ट होंगे। 23 मई तक शुक्र 12वें भाव में है, फिर लग्न भाव में आ जाएंगे 23 मई के बाद, और जब लग्न भाव में आएंगे तो भी सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। अब आप सोचिए कि शुक्र सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, सप्तम भाव पर दृष्टि भी डालेंगे तो क्या होगा। अगले 50 दिनों तक, मई का पूरा महीना आप रख लीजिए और 15 जून तक विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं, विवाह के मुहूर्त बन रहे हैं और विवाह होगा। देवगुरु भी 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु भी संतान और विवाह के कारक होते हैं। देवगुरु कन्याओं के लिए, शुक्र पुरुषों के लिए, और जब दोनों ग्रह एक साथ बैठे हों तो फिर क्या कहना है। वैवाहिक रिश्ते आएंगे, बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे और वो सारे रिश्ते विवाह में परिणित होंगे। ये दुर्लभ योग है। 12 वर्षों के बाद शुक्र और गुरु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही श्रेष्ठ ये युति है गुरु और शुक्र की, और ये आपकी कुंडली में बन रही है। और ऐसी स्थिति में कि शुक्र उच्च के भी हैं, अति विशिष्ट कारक हैं, किसी वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई गलत फहमी स्वाभाविक तौर पर हो सकती है, क्योंकि राहु का गोचर 12 अप्रैल से लग्न में हो चुका है और राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। राहु क्या करते हैं, गलत फहमी पैदा करते हैं, मस्तिष्क में विकार पैदा करते हैं, आपके अंदर सोच को नकारात्मक कर देते हैं, नेगेटिव थॉट्स बढ़ा देते हैं, छोटी सी छोटी बात का बतंगड़ बना देते हैं। ये होता है राहु का कार्य। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं हर तरफ, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव। पॉजिटिव इन द सेंस कि आपके लग्न में बैठे हुए हैं, राहु से ज़्यादा धन कोई नहीं दे सकता। और शुक्र जब आ जाएंगे 23 मई को, तो राहु और शुक्र की जब युति बनेगी तो फिर आप कुबेर के खजाने पर बैठ जाएंगे। धन के सबसे प्रबल कारक होते हैं राहु, लेकिन धन देते हैं, उसके साथ साथ मानसिक कष्ट भी देते हैं। पति पत्नी में छोटी छोटी बातों पर विवाद करा देते हैं। पारिवारिक जनों के बीच कोई बहुत बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात बहुत बड़ा तूल दे देंगे, बहुत बड़ा विस्तार दे देंगे। तो राहु की दृष्टि चूंकि सप्तम भाव पर पड़ रही थी, मैं मूल बात पर आ रहा हूँ कि हो सकता है आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई खटास, कड़वाहट आ गई हो, लेकिन 12वें भाव में शुक्र और देवगुरु का गोचर होते ही ये समस्या आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी। क्यों? वजह क्या है, अभी तक क्यों नहीं दूर हुई? अब आप ये सवाल भी करेंगे, अब क्यों दूर होगी? देखिए, देवगुरु क्या है? ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक हैं। शुक्र क्या है? शुक्र आपका व्यवहार, आपकी वाणी, इस पर नियंत्रण करते हैं। आपकी वाणी और व्यवहार को अत्यंत मृदु कर देंगे, अत्यंत मधुर कर देंगे। तो क्या होगा, जब आप घर में बैठेंगे, अपनी बात कहेंगे और दूसरे की बात को सुनेंगे। एक दूसरे की बातों को जब सुनेंगे, समझेंगे, अपनी गलतियों का एहसास होगा, और अपनी गलतियों का एहसास जब होगा तो समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। ये प्रॉब्लम चाहे लव रिलेशंस में, चाहे दाम्पत्य जीवन में, चाहे पार्टनरशिप में, चाहे
आपके कार्यस्थल पर, नौकरी में, व्यापार में, कहीं पर भी अगर आ रही थी तो ये समस्या जो राहु जन्य थी वह दूर हो जाएगी। जहाँ तक बात धन की है तो धन तो शुक्र आपको इतना देंगे कि कुछ कहना ही नहीं है। सुख भाव के स्वामी चंद्रमा हैं, धन भाव के स्वामी स्वयं शुक्र हैं, लग्न में राहु बैठे हैं। राहु एक्सट्रीम, मैक्सिमम, अधिकतम पैसा ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए, सुख ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए, सम्मान ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब राहु हर चीज़ का एक्सट्रीम शो करते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन दिलाएंगे। और केतु और राहु ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जो कि आकस्मिकता के कारक हैं। अचानक से आपकी लॉटरी लगेगी, बिल्कुल ऐसा होगा। मोटा पैसा मिलेगा आपको कहीं से भी, शेयर से, प्रॉपर्टी से, गोल्ड से, कोई ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट के पास रुका हुआ है, कोई ऐसा पैसा जो डूब गया था। इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको पैसा मिल सकता है, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं और मंगल अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो ससुराल पक्ष से पैसा मिल सकता है, इंश्योरेंस के क्षेत्र से पैसा मिल सकता है, मार्केटिंग के क्षेत्र से मिल सकता है पैसा। और शनि यहाँ बैठे हैं लाभ के भाव में, लाभ देने के लिए अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो शनि भी आपको लाभ देंगे। और शनि कर्म भाव के स्वामी हैं, तो शनि यहाँ पर इतना करेंगे कि आपसे मेहनत ज़्यादा करा देंगे, परिश्रम ज़्यादा कराएंगे और फिर आपको लाभ देंगे धन का। लेकिन शुक्र तो आपको थोड़े से ही परिश्रम से बहुत अधिक पैसा दिला देंगे, और ख़ास करके विदेश से। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो सूर्यदेव शिक्षा संतान भाव के स्वामी हैं, नवम भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु हैं और विदेश में बैठे हुए हैं। तो जो छात्र हायर एजुकेशन के लिए आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कला, साहित्य, किसी भी क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो बढ़िया योग है। इससे बढ़िया योग क्या होगा? विदेश भाव में गुरु बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, सरकारी नौकरी के कारक सूर्य हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, देवगुरु भाग्य भाव के स्वामी हैं, हायर एजुकेशन का विचार किया जाता है नवम भाव से, तो क्या होगा? विदेश जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करने के लिए भी बहुत बढ़िया योग है। बुध छठे भाव के स्वामी हैं, छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है, सूर्य और बुध। मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया होगा भी कि बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। सूर्य और बुध आपको हर कंपटीशन को बीट करा देंगे, सफलता मिलेगी, नौकरी मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपको मई के महीने में मिलने वाली हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब बात कर लेते हैं गज केसरी राजयोग किन किन डेट्स में और किन किन भाव में बनेगा। एक बात मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ कि कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव में और तीसरे भाव में गज केसरी राजयोग नहीं बनता है, लेकिन देवगुरु की दृष्टि तो चंद्रमा पर पड़ेगी और चंद्रमा हमारा मन है, तो मन पर तो प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करते हैं। डेट्स नोट कीजिए। 6 मई प्रातः 5:35 5:35 AM चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा और चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे चंद्रमा, और चतुर्थ भाव के स्वामी भी चंद्रमा है। चंद्रमा अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी। क्या होगा? मातृभूमि से दूरी बनेगी। आपके मन में ये विचार आएगा कि आप घर से बाहर किसी दूसरे शहर में जाकर के कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करें या नौकरी के सिलसिले में जाएं। और चूंकि देवगुरु और शुक्र दोनों ही विदेश भाव में बैठे हुए हैं, तो विदेश जाकर आपकी भाग्योन्नति होगी, पहली बात। दूसरी बात, आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का सही संचार होगा, नेगेटिव थॉट्स दूर होंगे। चतुर्थ भाव जो होता है ये परिवार का होता है, तो आपके भाई बहनों से, माता पिता से, चचा ताऊ से, चचेरे भाई बहनों से,
किसी तरह का कोई विवाद था पुराना, तो वो आप बैठ करके सुलझा सकते हैं इस गोचर काल में। 6 मई 5:35 के बाद अगर आप शुरुआत करते हैं बात करने की, तो आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आप भौतिक सुखों में तो वृद्धि होगी ही। कोई मकान बनवाना शुरू कर सकते हैं, प्लाट का सौदा कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या वाहन खरीद सकते हैं। ये सारे कार्य आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मानसिक शांति और सुकून प्राप्त होगा। भले ही देखिए, धन कितना ही ज़्यादा हो, धन की प्यास कभी भी ख़त्म नहीं होती है। और राहु बैठे हैं लग्न में, तो आपको ये लगेगा कि जितना ही धन आएगा उतना ही लगेगा कि और आना चाहिए, धन कम है। तो धन की प्यास तो कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन अगर मानसिक शांति है तो वो सबसे बड़ा सुख है। और देवगुरु यही करेंगे, आपके मन को बिल्कुल शांत और स्थिर रखेंगे। इसके बाद अगली डेट है 11 मई। 11 मई 1:33 पर प्रातःकाल चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा, छठे भाव में, और बुध की राशि में होगा। देवगुरु की भी दृष्टि पड़ेगी और शुक्र की भी दृष्टि पड़ेगी। तो आपका छठे भाव में चंद्रमा का गोचर बुद्धि की राशि में। बुध क्या है? बुद्धि, ज्ञान, इंटेलिजेंस, कौशल, तर्क शक्ति, वाक शक्ति। छठा भाव क्या है? प्रतियोगिताओं का। पंचम भाव संतान और शिक्षा का। तो प्रतियोगी छात्रों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। 11 मार्च का 1:33 के बाद से कोई शुरुआत कर सकते हैं कंपटीशन के क्षेत्र में, और आपने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है तो एक पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। यहाँ पर आप पर अगर कर्ज है तो ऐसा संयोग बनेगा, कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति आप पर को होगी और कर्ज आपका उतर जाएगा। जहाँ तक शुक्र की दृष्टि पड़ रही है तो आपके शत्रु तो होंगे ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि ननिहाल पक्ष का आपको बहुत बड़ा सहयोग मिलने वाला है। कोई अच्छी खबर मिलेगी ननिहाल पक्ष से, कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, धन मिल सकता है, या कोई व्यापार व्यवसाय आपने उनके साथ शुरू किया है, उसमें आपको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। और यहाँ पर एक चीज़ और होगी कि देवगुरु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे, यानी आप पर किसी तरह की कोई परेशानी विपत्ति आने वाली होगी तो उसकी आभास आपको उसका पहले ही हो जाएगा और आप अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। और 11 मई के बाद जो नेक्स्ट डेट है वह है 16 मई 7:54 AM। चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा, कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी नवम। अब यहाँ क्या होगा? कुंडली का जो अष्टम भाव है सबसे खराब भाव माना जाता है, लेकिन देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है और शनि जो कि अष्टम भाव के कारक हैं और देवगुरु के साथ तात्कालिक मैत्री की स्थिति में है, वो लाभ के भाव में बैठे हैं। तो क्या करेंगे? आपकी आयु बढ़ा देंगे, आपको दीर्घायु बनाएंगे, आपको स्वस्थ बनाएंगे, और अगर किसी तरह की कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी वह दूर होगी। ससुराल पक्ष से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। खराब थे तो उन संबंधों को सुधारने के लिए 16 मई की डेट बहुत अच्छी है। 16 मई 7:54 AM के बाद ससुराल पक्ष से जिन कारणों से संबंध खराब हुए थे उन कारणों को आप विचार करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर कमी थी और आप उस कमी को दूर कर लेंगे। जो अष्टम भाव होता है ये ज्योतिष, अध्यात्म, पराविज्ञान, अकल्ट साइंस और रिसर्च का भी होता है। आपकी रुचि धर्म, कर्म, सत्कर्म में तो होगी ही होगी,
अगर आपकी ज्योतिष में रुचि है या आप रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ भी कुछ ऐसा होगा जिससे कि आपको बहुत बड़ा लाभ मिले। और देवगुरु चूँकि भाग्य भाव के स्वामी हैं तो हर स्थिति में आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा और पिता का पूरा सहयोग मिलेगा आपको। और इसके बाद जो अंतिम डेट है वो है 24 मई, 24 मई 4:57 PM। चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा। हालांकि शुक्र राशि परिवर्तन कर चुके होंगे, 23 मई को शुक्र आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर देवगुरु और चंद्रमा की युति बनेगी। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं और 12वां भाव जो है वो धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का भी है। तो क्या होगा कि आपकी रुचि धर्म, कर्म, दान, पुण्य में बढ़ेगी। आपके घर पर कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है, कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है। खर्च जरूर बढ़ेगा, 12वां भाव खर्च का होता है और दो ग्रह बैठे हैं तो खर्च तो होगा, लेकिन खर्च अच्छे कार्यों पर होगा। शादी ब्याह पर हो सकता है, मकान बनवा सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, घर की सुख सुविधा के साधन खरीद सकते हैं, कोई मांगलिक या कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है। इस तरह के कार्य होंगे और इस पर पैसा खर्च होगा। बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए या बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश भेजेंगे, उसके लिए पैसा खर्च होगा। तो आपका धन अच्छे कार्यों पर खर्च होगा। और दूसरी बात, आप जितना अधिक दान पुण्य का कार्य करेंगे, जैसे कि अनाथालय है, वृद्धाश्रम है, विधवाश्रम है, अस्पताल है, ऐसी जगहों पर जाकर के आप अन्न का, फल का, वस्त्र का दान करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको इसका लाभ मिलेगा। देवगुरु और शुक्र दोनों ही 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, अपना संपूर्ण लाभ आपको देंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि आप भी कुछ कीजिए, लोगों के लिए कीजिए, गरीबों के लिए कीजिए, मदद कीजिए, अच्छे कार्य भी कीजिए। आप देखिए कि कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। तो इन डेट्स पर आप किसी नए कार्य के, किसी शुभ कार्य की शुरुआत करिए, रिज़ल्ट देखिए, सकारात्मक रिज़ल्ट आएगा। फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी, मित्रों को भी इसकी जानकारी हो और इसका वो लाभ उठा सकें। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।